ब्रेन सारा कुछ कंट्रोल करता है, पर ब्रेन के बारे में किसी को कुछ ज़्यादा नहीं पता। तो ये जो हिस्सा आता है सेंटर का, ये ब्रेन का तना कहलाता है, ब्रेन स्टेम। पानी के अंदर ब्रेन को तैरा दिया कुदरत ने, जिससे कि ब्रेन के अंदर ब्रेन का वेट कम हो जाए। ब्रेन का नॉर्मल वेट 3 किलो 3.5 किलो होता है। सर, बच्चों की बात हो गई, तो अब मोबाइल से उनको दूर कैसे रखा जाए? ये बहुत डिफिकल्ट है कि बच्चों को 100% मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए, पर बच्चों के को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना जिसमें कि उनका ब्रेन का फंक्शनिंग बढ़े। बैडमिंटन खेलना, कैरम खेलना, इन चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है। कि लोग सुबह नहीं, मॉर्निंग नहीं उठते हैं, लेट उठते हैं, रात को जागते हैं, ठीक है, और सुबह मॉर्निंग नहीं, तो इसका क्या इफेक्ट है ब्रेन पर? ब्रेन का जो वो रेस्ट करने का पीरियड है वो शिफ्ट हो जाता है, और जो प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो जो केमिकल्स को रीजनरेट होने के लिए टाइम चाहिए वो नहीं मिलता। तो इसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनैलिटी गड़बड़ हो जाती है। कई बार लोग रात में टाइम से नहीं सोए, आपने सुना होगा सुबह एक्सीडेंट हो गया। तो आप अपने स्टाफ को कैसे देखते हैं? आपकी टीम वर्क जो आपने मेंशन भी किया, तो उसमें आप कैसे कहते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? हॉस्पिटल चलाने में जितना काम डॉक्टर का है, उतना ही काम हाउसकीपिंग स्टाफ का है, उतना ही काम नर्सिस का है, उतना ही ओटी असिस्टेंट का है, उतना ही लैब टेक्नीशियन का है। बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई मरीज खुश होकर नहीं जाता तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, केवल डॉक्टर या नर्स का नहीं है। और कोई खुश होकर जाता है तो सब लोग बराबर जिम्मेदार है। इसका मतलब एक से लेके जेड तक सबने बराबर उसको हेल्प की है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द प्रिया वांसर शो में। तो आज है हमारे साथ भगवान का दूसरा रूप, आप समझ ही गए होंगे, डॉक्टर। आज है हमारे साथ डॉक्टर सोमिल कांसर, न्यूरो सर्जन, एपेक्स हॉस्पिटल अमृतसर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम सर। वेलकम। तो आप ये बताइए कि आपने न्यूरो को ही क्यों चुना? न्यूरो ब्रांच इट्स अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ स्टडीज। सो आप ये बताइए कि आपने इसको क्यों चुना? क्या आपका कोई मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन बचपन से ही आप यही बना, कहा जाता है कि सब दिमाग का खेल है, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप इस खेल में कैसे, मतलब बचपन से ही? पहले तो प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस पॉपुलर शो में मुझे भी इंक्लूड किया। तो आपका जो पहला सवाल है कि मैंने न्यूरो ही क्यों चुना, जी जैसे एमबीबीएस करते हैं तो एमबीबीएस एक फील्ड होता है जिसमें सारी ब्रांचेस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। जी फिर आप स्पेशलाइजेशन और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। शुरू से जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, मेरा ब्रेन में बड़ा अट्रैक्शन था, क्योंकि ब्रेन सारा कुछ कंट्रोल करता है, पर ब्रेन के बारे में किसी को कुछ ज़्यादा नहीं पता। हाउ इट वर्क्स, इसकी बीमारियां किस तरह होती हैं, किस तरीके से उनको अप्रोच करना चाहिए। तो उसी क्यूरियोसिटी ने मेरे अंदर एक चीज़ जुनून लाया कि मैंने न्यूरो सर्जरी करनी है, और इसके बारे में जो भी कुछ नया जाना जा सकता है उससे पब्लिक को कुछ फ़ायदा देना है। तो न्यूरो सर्जरी में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स न्यू दिल्ली। तो मैं बहुत लकी था कि वहाँ पर हर साल एक सीट निकलती है जिसमें डायरेक्ट एमबीबीएस के बाद 5 साल में न्यूरो सर्जरी की जा सकती है। तो पूरे इंडिया के कंपटीशन में मेरे को वो सीट मिली थी, और वो साल था 1996। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ 5 साल 6 साल पढ़ाई की, बहुत सी चीज़ें सीखी न्यूरो सर्जरी में, और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी उस समय रिसर्च में हमने दिया। तो ये रीज़न मुझे लगता है जिसकी वजह से मैं न्यूरो सर्जरी में आया। अच्छा, तो क्या आपकी फैमिली में मतलब कोई नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है कोई भी आपकी फैमिली में? अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। नहीं, मेरे फादर इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, और हमारे घर पे एक फैक्ट्री थी। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ में एक फैक्ट्री थी जिसमें कि एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते थे। आप उस समय हैंडपम्प्स बहुत कॉमन थे, अब तो खैर पंप्स वगैरह आ गए, इलेक्ट्रिक पंप। उस समय हैंडपम्प पे काम होता था, तो उसका पूरा कंपोनेंट्स हमारे यहाँ बनता था। मेरा बड़ा भाई तपीश, उन्होंने एमबीबीएस सेलेक्ट किया था कि मैंने डॉक्टर बनना है। और फिर उसके बाद उसी से इंस्पिरेशन लेके मैंने भी था कि भी मैंने फैक्ट्री लाइन में नहीं आना, मैंने डॉक्टर बनना है, और सोसाइटी से जो लिया है उसको सोसाइटी को वापस करने के लिए एफर्ट्स करने। वाह, ग्रेट। तो अब अपनी मैरिज के बारे में? मेरी मैरिज लव मैरिज है। लव मैरिज है? जी हाँ। ओके। मैं और मेरी वाइफ अर्पिता, जो अब डॉक्टर हैं और ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, हम दोनों एक ही साथ एक ही कोचिंग में पढ़ते थे, दोनों लखनऊ के रहने वाले थे। तो तब थोड़ा बहुत जान पहचान बनी। फिर उस समय जुनून था कि भाई कुछ करना है, डॉक्टर बनना है, और वी वर लकी कि हम दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ मेडिकल में।
पर मैं लखनऊ में सेलेक्ट हुआ केजीएमसी में और उनका कानपुर में सिलेक्शन हुआ। ओके। पर कानपुर और लखनऊ लगभग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का आना जाना होता रहता था, फेस्टिवल्स में, कंपटीशंस में, एग्जामिनेशंस बहुत सारे साथ साथ होते थे, तो मिलना होता रहता था। ठीक है। फिर एमबीबीएस करने के बाद यही जो छोटा सा इश्क था वो परवान चढ़ गया, और चांस की बात है कि हमारे पेरेंट्स भी राजी हो गए, तो हम लोग का फिर मैरिज तो हो मैम गया। अब आपके साथ ही हैं हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल में? हाँ जी मैडम, शुरू में जब अमृतसर हम लोग आए थे तो हम्म। उन्होंने यहाँ पर एक हॉस्पिटल है माता कोला चैरिटेबल हॉस्पिटल, जी। वहाँ उन्होंने एज ईएनटी स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया था। हम्म। फिर ये हॉस्पिटल हमने 2005 में बनाया। हम्म। उसके बाद फिर मैडम ने अपना वहाँ का काम छोड़ के टोटली हॉस्पिटल में आ गए। अब वो दो पार्ट हैं उनके काम के, एक तो वो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, मेडिकल का काम देखते हैं, उसी के साथ साथ वो सारा मैनेजमेंट भी देखते हैं, मैनेजमेंट भी देखते मुझे भी मैनेज करते हैं। हैं। ऑफ कोर्स सर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बॉस ऑफ द हाउस। बॉस ठीक ऑफ द हाउस एंड बॉस ऑफ द वर्क। बॉस ऑफ द वर्क। ठीक है सर, आप ये बताइए कि ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि क्या जरूरी है? डाइट ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है, क्या ज्यादा जरूरी है? प्रिया जी, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए डाइट, एक्सरसाइज, और उससे भी ऊपर एक चीज है गुड थॉट्स, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। यस, हमेशा अपने मन को आपने पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, पॉजिटिव एनर्जी देनी है, अच्छी बातें सुननी है, अच्छी बातें पढ़नी है। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियोस होते हैं। ब्रेन को आपने स्टिमुलेट करते रहना है जिससे कि वो पॉजिटिव लाइन में काम करता रहे, पहली चीज। दूसरी चीज आपने पूछा कि न्यूट्रिशन, डाइट। डाइट। अच्छा, डाइट जो है, डाइट बड़ी डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना। कोई कहता है नॉन वेज अच्छा है, कोई कहता है वेज अच्छा है। बिल्कुल सर, अभी तो Yes. बहुत कंट्रोवर्सी है डाइट या को लेकर। बहुत ज़्यादा। तो एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, बॉडी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, लाइफ में, नेचर में, हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस का मतलब है जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी है वो टोटली केमिकल्स बेस्ड है। उसमें फाइबर्स हैं, फाइबर्स का ट्रांसमिशन केमिकल से होता है। इन केमिकल्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत से विटामिन की ज़रूरत होती है, गुड प्रोटीन, इवन फैट, जिसको लोग बुरा मानते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत जरूरी। तो आपको एक बैलेंस रखना है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये तीन बहुत ज़रूरी विटामिन हैं। विटामिन बी में थायमीन, राइबोफ्लेविन, कुछ विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। और ये सारे विटामिन कुदरत ने हमें भरपूर मात्रा में दिए हैं। जैसे मैं बताऊँ, एक होता है विटामिन डी का सोर्स क्या है? सनलाइट। सनलाइट। यस, यस। यू गो इन सनलाइट, 5 मिनट में आप इनफ एनर्जी बना सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी बना सकते हैं। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। थर्ड आपका जो था कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेन की एक्सरसाइज अच्छा थॉट है, अच्छी बातों को सोचना, अच्छी बातों की प्लानिंग करना, पजल्स सॉल्व करना। पजल्स, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि वो वर्ड्स मैचिंग करना, वो पजल्स, किसी भी तरह की पजल जिसके बारे में आप प्लान करते हैं जी और जी। उसको सॉल्व करते हैं, वो क्रॉसवर्ड ब्रेन। पजल्स, यस, एनीथिंग, हाँ, कुछ भी ब्रेन रिलेटेड एक्सरसाइज। या डेफिनेटली, मैं यही कहना चाह रहा था, हम्म। वर्ड याद नहीं आ रहा था। क्रॉसवर्ड पजल करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से होता है। एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज में मिनिमम 20 मिनट्स एक्सरसाइज पर डे, और वो एक्सरसाइज जिसमें बॉडी में पसीना आ जाए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, इट्स ए गुड एक्सरसाइज, पर अगर पसीना नहीं आ रहा, यू आर रिलैक्स, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, जबकि 20 मिनट्स की पसीना पैदा करने वाली एक्सरसाइज करेगी, एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज। तो अभी क्या मतलब ट्रेंड आ गया हुआ है कि लोग सुबह नहीं, मॉर्निंग नहीं उठते हैं, लेट उठते हैं, रात को जागते हैं, ठीक है, और सुबह मॉर्निंग नहीं। तो इसका क्या इफेक्ट है ब्रेन पर? वो ये है कि हम रात को जिम कर रहे हैं, रात को सारी रात जाग रहे हैं, लेट नाइट, तो उसका कुछ ब्रेन पे इफेक्ट? यस, डेफिनेटली। ब्रेन हमारा, अगर आप बहुत पुराने टाइम की बात सोचें तो हमारा ब्रेन दिन में काम करता है, रात का 8-9 घंटे की नींद लेता है। इसको एक वर्ड दिया गया, सर्काडियन रिदम। वो रिदम बनाई गई है, कुदरत ने रिदम बनाई है। इस रिदम में आज के जो भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, स्पेशली जो मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, सब कुछ, जिसको इडियट बॉक्स कहते हैं, उसके सामने लोग बैठ जाते हैं, रात में 2-2 बजे तक टीवी देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। ब्रेन का जो वो रेस्ट करने का पीरियड है वो शिफ्ट हो जाता है, और जो प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और जो मैंने तो अभी उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। डेफिनेटली, डेफिनेटली।
तो जो केमिकल्स को रीजनरेट होने के लिए टाइम चाहिए वो नहीं मिलता, तो इसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनैलिटी गड़बड़ हो जाती है। कई बार लोग रात में टाइम से नहीं सोए, आपने सुना होगा सुबह एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल। डिप्राइव्ड स्लीप इज एज टॉक्सिक एज अल्कोहल। तो दारू पीने के बराबर, शराब पीने के बराबर का नुकसान अगर नींद पूरी ना ली जाए तो होता है। जैसे आपने अब से नशे ही बताया, आपने इसी में आपने Yes. इसमें तो इसका भी बैड इफेक्ट है, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो बहुत आज तो Yes. आजकल तो सर उसका भी ब्रेन पे Yes. इसको आजकल कहते हैं ना सोशल ड्रिंक, कि social भाई brain। सोसाइटी में जाएंगे, दारू पियेंगे एंड वी विल हैव ए हाइप, जिसको स्वैग लगेगा, यार देखो दारू पीता है बंदा। ये चीज़ अच्छी नहीं है। अल्कोहल किसी भी फॉर्म में, किसी भी एज में, किसी भी एज ग्रुप में नुकसान करती है। वो लेडीज को भी, जेंट्स को, सभी को नुकसान करती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, सभी सभी उसी उसमें आ जाते हैं। हाँ, तो जितनी भी इस तरह की आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, बट स्पेशली अल्कोहल बहुत नुकसान करता है। क्योंकि अल्कोहल एक केमिकल बनाता है मिथेनॉल बॉडी के अंदर, जब वो मेटाबोलाइज होता है इथेनॉल से, फिर मिथेनॉल, फिर धीरे धीरे एल्डिहाइड्स, तो वो ब्रेन पे जाके ब्रेन को सप्रेस करते हैं। और ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा टाइम तक शराब पीते हैं, आजकल साइंस बहुत डेवलप हो गई है जी, तो आप देख सकते हैं कि इसका ब्रेन कैसा है और दूसरे बंदे का ब्रेन कैसा है। तो जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनका ब्रेन श्रिंक हो जाता है। यस। और उसके अंदर जो काम होता है, जैसे इंजरी हुई, नॉर्मल बंदे को इंजरी होगी तो बाहर बाहर होगी, पर जो शराब पीते हैं उसका अंदरूनी हिस्सा कमजोर हो जाता है, तो अंदर तक इफेक्ट होता है। ओके, इंटरनली इफेक्ट हो जाता है। इंटरनल इफेक्ट होता है। यस, ठीक है। टेंशन्स भी सर आजकल बहुत है, कोई लोन की टेंशन है, कोई घर की टेंशन, कोई जॉब की टेंशन, तब इंसान उलझा हुआ है, तो उसका भी कुछ असर, उसके बारे में आप कैसे बताएंगे? मतलब किस तरह से स्ट्रेस को दूर किया जाए, कैसे? देखो प्रिया जी, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का ब्रेन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है। अगर इसके डिटेल में जाए, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन चीज़ों पे जाए तो वो तो बहुत डिटेल हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेस ब्रेन के हर पार्ट को अफेक्ट करता है, ब्रेन के फंक्शनैलिटी को, ब्रेन के ब्लड सप्लाई को श्रिंक कर देता है, जिससे स्ट्रेस के बाद जब आदमी उठता है तो वो डिसीजन टेकिंग पावर उसकी कम हो जाती है। और उसके बाद कई बार ब्रेन श्रिंक होता जाता है, ब्रेन की फंक्शनैलिटी कम हो जाती है, और स्ट्रोक, जिसको अधरंग कहते हैं, उस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां भी स्ट्रेस से जुड़ी हुई। ठीक है, स्ट्रेस यानी एक मेजर रीजन होगा ब्रेन स्ट्रोक का। तो आप मतलब योगा को कैसे देखते हैं? योगा, आयुर्वेदिक आजकल बहुत आ रहा है कि आयुर्वेद, डाइट भी, अच्छी डाइट, सात्विक भोजन और योग प्राणायाम से पर्सनली मैं भी फील करती हूँ, मैं भी करती हूँ एनर्जेटिक रहने के लिए सुबह योग प्राणायाम। आप उसको कैसे देखते हैं? आप अपने पेशेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, जब अपने पेशेंट्स के लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए भी इन जनरल आप बताना चाहेंगे इसको? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है प्रिया जी ने, कि जो आज से हजारों साल पहले, जब तक साइंस डेवलप भी नहीं हुई थी, ये भी नहीं पता था ब्रेन क्या चीज़ है, तब हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि योग और प्राणायाम, ये दो चीज़ें आपके शरीर को, आपके ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप प्राणायाम है, इसमें श्वास के ऊपर कंट्रोल होता है, सारा ब्रेन का काम कंट्रोल का है। अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लें, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें, अपने मस्तिष्क को ये समझा दें कि सब ठीक है, आपने खुश रहना है, आपने टेंशन नहीं करनी, तो प्राणायाम से वो पावर आपके अंदर आ जाती है। इसी तरीके से योग है कि योग केवल शरीर को मोड़ना तोड़ना नहीं है। जब आप शरीर के कुछ खास हिस्सों को टच करते हैं तो आपके ब्रेन के ऊपर उसका तुरंत सिग्नल जाता है और वो शांत रहना सीख जाता है। ब्रेन का टोटल कंट्रोल उसके शांत रहने में, उसको किसी भी तरह तनाव से दूर रखने में है। सारी बीमारियां आजकल देखा गया है कहीं ना कहीं टेंशन से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। इसलिए से प्रिया जी आपने बताया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप करते हैं, लेकिन आप ये चीज़ों को सोसाइटी में मोटिवेट करें। हाँ, मैं करना चाहती हूँ बिल्कुल। मैं अपने बहुत बनना चाहती हूँ, यही चीज़ है मेरे को भी, क्योंकि योग मैंने कहीं ना कहीं बचपन से ही मैं जुड़ी हूँ योग के साथ। जैसे आपने कहा हमारे ऋषि मुनि, सर ये तो हमको एक गिफ्ट है उनका, ठीक है ना? हम गिफ्ट, हम बैठे बैठे चेयर पे बैठे बैठे हम कर अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। अब सर आते हैं छोटे छोटे बच्चों पर। छोटे छोटे बच्चे बहुत मोबाइल यूज करते हैं,
ओह यस। ठीक है, 2-3 साल के, तो क्या एक एडल्ट, वो उनका क्या क्वेश्चन है, अभी मोबाइल के बिना हम लोग हैं, हमारा एक लाइफस्टाइल का, एक आप कह लिए लाइफस्टाइल का या हमारे वर्क का कुछ है, ऐसा बन चुका हुआ है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो हम उसको छोड़ नहीं सकते। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, तो उनके भी माइंड पे सेम इफेक्ट पड़ता है? देखो मैडम, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो सबसे बड़ा बड़ा ह्यूमन काइंड के लिए डेवलपमेंट था, जो जिसने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया हमारे डेवलपमेंट को, वो था फायर का। सबसे पहले आग से खाना बनाना सीखा, तो जो खाना पक के आता था उससे एनर्जी ज़्यादा मिलती थी। जो सेकंड सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, वो हुआ व्हील का, जिससे हमारी मोबिलिटी फास्ट हो गई। बिल्कुल। ये आज से 10-15 हजार साल पहले जब व्हील बना, तब लेटेस्ट साइंस जो डेवलप हुई है वो मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन के फॉर्म में हुई है। और मैं कभी नहीं कहता कि ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन वही अति हर चीज़ की, अति सर्वत्र वर्जित। जहाँ पर भी अति होगी वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्जित गलत काम होगा। मेरे पास बच्चे आते हैं छोटे छोटे, माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा बड़ा है, बात बात पे लड़ने लग जाता है, और मैं 1 मिनट में समझ जाता हूँ इसको मोबाइल एडिक्शन हो गया है। मोबाइल एडिक्शन, वो जैसे ड्रग एडिक्शन होता है वैसे मोबाइल एडिक्शन होता है। तो मोबाइल लेते हैं, सामने रखता है, वो छोटे छोटे रील्स देखता जाता है, जो भी खेलता होगा, तो वो उसको खुशी देता है दिमाग को। डोपामीन और सेरोटोनिन दिमाग के अंदर दो केमिकल्स हैं जो कि खुशी देते हैं। पर वो अब उस खुशी के लिए एडिक्ट हो गया है। जैसे ही उससे मोबाइल लेते हैं या उसको आधा घंटे मोबाइल नहीं मिलता, उसकी चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, वो माँ बाप के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। कई बार पता भी नहीं चलता है कि क्यों गुस्सा कर रहा है। This has become, ये इस टाइम पे मैं भी मतलब टीचर भी हूँ या कैसे कह लो रही हूँ, बच्चों में ये चीज हमने खुद ऑब्जर्व किया, बीइंग अ मदर भी। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत होता है बच्चों में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को अगर हम फिजिकली उसमें एक्टिविटीज में एंगेज करें, वो बहुत अच्छा है। तो मोबाइल का एक तो डायरेक्ट इफेक्ट हुआ कि एडिक्शन हो गया। दूसरा जो बात आपने उठाई कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती, बच्चा कमरे में बैठे हुए सारे दिन मोबाइल पे, 100 फ्रेंड होते हैं पर एक्चुअल फ्रेंड एक भी नहीं है। सही, तो रियलिटी है। ये मोबाइल अच्छी चीज है, पर उसको मोबाइल की तरह प्रयोग करना है, उसको अपना नशा नहीं बनाना। तो सर, ये जो नसों की ब्लॉकेज है, ये कहाँ से शुरू होती है, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इंसान को कैसे पता लगता है? तो जो मेडिकल पार्ट आपने कहा ब्रेन का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे कॉमन, सेकंड कॉमनेस्ट बीमारी या डेथ के लिए जिम्मेदार है सारे में, ये है स्ट्रोक, जिसको अधरंग कहते हैं। ये नसों के ब्लॉकेज से भी हो सकता है, नसों के फटने से भी हो सकता है। तो जो स्ट्रोक की ओरिजिन होती है वो लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, खाने पीने का ढंग और कुछ 10% जेनेटिक्स, 100% नहीं, जेनेटिक्स बहुत थोड़ा पार्ट करता है, पर 10% जेनेटिक्स का पार्ट होता है। शुरुआत कैसे होती है? मोस्टली जब हम लोग का सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, खाना पीना बहुत फैटी जंक फूड है, तो धीरे धीरे खून की नाड़ियाँ, जो पाइप है, ब्लड फ्लो के लिए पाइप बने, उनके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है। फिर वो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कैल्शियम जमा हो जाता है, जिससे कि आपने देखा है कभी दीवारों पे पुराने प्लास्टर हो जाते हैं तो पपड़ियाँ उतरने लगती हैं जी, वही बिल्कुल डेफिनेट वैसी पपड़ी ब्लड वेसल में बन जाती है जी। और कभी कभी किसी टेंशन में, एंग्जाइटी में, गुस्से में, वो जब ब्लड का फ्लो तेजी से आता है तो पपड़ी अपनी जगह से उखड़ती है और अंदर जाके नाड़ियों को ब्लॉक कर देती है, जिसको कहते हैं स्ट्रोक या अधरंग हो जाना। इसको पता चलने का मोस्टली ये तरीका है कि शुरू में आपके ब्रेन की कैपेसिटी कम होने लग जाती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो कम हो गया तो ब्रेन को काम करने के लिए पावर नहीं मिलती। फिर छोटे छोटे वार्निंग अटैक्स आते हैं, कभी एक आंख की रोशनी कुछ देर के लिए चली गई, कभी लगा कुछ देर के लिए ब्लैकआउट हो गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ, तो कभी एक बाजू में कमजोरी आई, थोड़ी देर के लिए ऐसे से किया चल गया, तो इसको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। छोटे टेम्परेरी अटैक आते हैं। इन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करना है। इस तरह की कोई भी चीज दिखाई देती है, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सही है, आपने बहुत अच्छा आपने बताया। तो सर, ऐसी कोई सर्जरी जब आप न्यूरो सर्जरी के लिए जाते हैं, ऐसी कोई सर्जरी आपकी लाइफ की जो आपको याद रह गई हो, तो कुछ कोई ऐसा हादसा जो आप शेयर करना चाहें? मैडम, जब हम लोग शुरू में स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के बाद आगे जाके हम लोग ट्रेंड हो जाते हैं। जब स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे
कुछ चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं। हम्म। न्यूरोसर्जरी तो बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत ही हम्म। बहुत लोगों को इंटरेस्ट डेवलप होता है कैसे हम्म। होती होगी। तो मैं शायद 3rd ईयर में या 4th ईयर में था रेजिडेंसी में, तो एक बच्चा डॉक्टर हमारे टीचर्स ने दिखाया, हमारे गुरु ने, कि भाई ये देखो, ये इसका ऑपरेशन करना है। बच्चा ठीक ठाक बात कर रहा हमसे। फिर पता चला उसका दिमाग का जो सबसे नाजुक हिस्सा होता है, ब्रेन स्टेम, ब्रेन का तना, स्टेम मतलब तना, तना जी। जिसके ऊपर पूरा दिमाग लगा होता है, जैसे ये ब्रेन है, तो ब्रेन का ये वाला हिस्सा ब्रेन स्टेम कहलाता है, इसके ऊपर पूरा ब्रेन हैंग करता है जी। तो इसके अंदर उसको ट्यूमर था। ओके। एंड हमारे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था कि इसको कैसे निकालेंगे, और निकाला जाता है इसको। तो फिर इसकी सर्जरी हमने सोचा, अब सुबह गए कि अपना 2-3 घंटे में सर्जरी खत्म करके घर आएंगे, खाना वाना खाएंगे। खैर सर्जरी शुरू हुई, टीचर्स ने सर्जरी शुरू की, सबसे पूछा पानी वानी पी के आए हो, खाना वाना खा के आए हो। हमने पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। 8 घंटे हो गए सर्जरी चलते चलते चलते, ब्रेन का वो हिस्सा खोला गया, वहाँ तक पहुँचा गया, उसको खोला गया, फिर सारी मशीनरी सेट की गई कि ब्रेन के किस हिस्से पे टच करेंगे तो क्या। एंड यू वोंट बिलीव कि कितनी देर ये ऑपरेशन गया होगा। 36 घंटे लगे इस ऑपरेशन को करने। 36 घंटे। 36, 1.5 दिन। और वैसे नॉर्मली कितना एक नॉर्मल ब्रेन की सर्जरी होती है 3-4 घंटे, 5 घंटे तक चली जाती है, बट 36 घंटे वाज अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल। उस बीच में हम थोड़ी देर के लिए फिर कंटिन्यूस नहीं काम कर सकते, पर एक ये रूल है कि जिस सर्जन ने और जिस असिस्टेंट ने शुरू किया है वो लास्ट तक जुड़ा रहेगा, लास्ट तक जा नहीं सकता सर्जरी खत्म होने के पहले। तो बीच में हम गए, कुछ चाय वाय पी के आए, फिर तब तक दूसरा असिस्टेंट आया, फिर हमने आके टेक ओवर कर दिया। 36 घंटे सर्जरी चली एंड वी वर वेरी लकी कि वो बच्चा आज ठीक है, बच गया। ओके। तो एक यकीन हुआ कि हमने जो फील्ड लिया है न्यूरोसर्जरी का, इट इज एज चैलेंजिंग एज आई वांटेड इट टू बी। केवल ये नहीं है कि हमने ले लिया कि चलो, और उसके बाद लगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। इट वाज समथिंग वेरी ड्रास्टिक। तो ये चीज मुझे कभी भी नहीं भूलती। जब भी मैं ऑपरेट करता हूँ मैं कहता हूँ अगर 36 घंटे कर सकते थे तो 6-7 घंटे क्यों नहीं, 6-7 घंटे क्यों नहीं। बिल्कुल सर। सर मुझे ये बताइए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे आते हैं जिनको वहम ही हो जाता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, सारा दिन मैं ठीक नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों का कैसे आप इलाज करते हैं? बहुत आपके पास आते होंगे ऐसे लोग। यस, ये तो बड़ा कॉमन है, क्योंकि न्यूरो और माइंड, ब्रेन एंड माइंड जुड़े हुए हैं। ब्रेन इज स्ट्रक्चर, ब्रेन स्ट्रक्चर, माइंड इज फंक्शनल पार्ट। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो माइंड से कंट्रोल होता है। अब बड़े देसी भाषा में कहते हैं ना कि बहम का इलाज तो नीम हकीम के पास भी नहीं है। बिल्कुल जी। लेकिन ये ठीक नहीं है जी। तो बहम कैसे पहचानते हैं मतलब हाँ, पेशेंट को? बहम जो है, इसको एक टेक्निकल साइंटिफिक वर्ड है पैरानॉइड। आप बैठा रहेगा, बाहर से कोई आवाज आई खुसफुस करने की, वो सोचेगा कि यार ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और एक इमेजिन कर लेगा मेरे बारे में बुरा बात कर रहे हैं। इसको पैरानॉइड कहते हैं। तो यूजुअली पैरानॉइड जो है वो डिप्रेशन के एक टाइप से जुड़ा हुआ है, पैरानॉइड डिप्रेशन। तो उसमें कुछ खास दवाइयां हैं जो कि इन केमिकल्स पे एक्ट करती हैं, जिससे कि बहम की मात्रा कम हो जाती है। पर डेफिनेटली आपने जैसा कहा कि केवल दवाइयों से नहीं होता है, ब्रेन, उनको साइकोथेरेपी देनी पड़ती है, बिहेवियर थेरेपी मरीज को देनी पड़ती है, साथ में मेडिसिन। यस। तो बहुत से मरीज, मे बी 80-90% मरीज जो ये बहम करते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी, ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। ओके। सो जो आपके पेशेंट्स होते हैं, आप उनको कैसे देखते हो? मतलब फैमिली की तरह ट्रीट करते हो या जस्ट एक ठीक है, हाँ नहीं मुझे करना है, बस आई हैव टू डू? प्रिया जी, फैमिली मेंबर्स की तरह देखेंगे तो शायद देखना अलग बात है, अगर वैसे ही महसूस करने लग गए तो शायद इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक वर्ड क्या है इंग्लिश में, एम्पैथी। मतलब किसी को भी देखो तो आप ये सोचो कि उसके दुख को आप महसूस कर पाओ। बिल्कुल। एम्पैथी। तो आपको एम्पैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब मरीज आता है मेरे पास तो मैं पहले ये महसूस करने की कोशिश करता हूँ कि उसको कितना कष्ट है, कितना तकलीफ में है। मरीज मेरे पास इलाज कराने नहीं आता, वो अपने दुख दूर कराने आता है। कुछ हंस के उससे बात कर लो, कुछ मेडिसिन दे दो, कुछ उसको प्राणायाम योगा बता दो, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन करो जिससे मरीज का दुख दूर हो जाए। तो वो मरीज आपका हो गया।
ठीक है। पर कई बार आप सोचो कि भाई इसका ऑपरेशन करना है, अरे मेरी मदर होती, कोई बहन होती, कोई होता, तो फिर शायद आप ऑपरेशन कर भी ना पाओ, क्योंकि डर लग जाता है कि यार डर लग जाता वो है, फीलिंग, इमोशंस जुड़ जाते हैं। इमोशंस चल जाते एंड हैं। बी एम्पैथेटिक बट डू नॉट गेट इमोशनली कनेक्टेड टू द पेशेंट। फाइन, आई गॉट इट। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, आपका हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है ओह थैंक यू। अमृतसर में, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ तक, इस लेवल तक पहुँचने में क्या क्या चैलेंजिंग लगा, कैसे किस सिचुएशन, आप कैसे इस मुकाम तक पहुँचे? देखो कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ड इन वन डे, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और इट्स नॉट ए प्रोसेस इन विच ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्व, दिस इज ए टीम वर्क। टीम वर्क। एंड आई वॉज लकी कि शुरू से मुझे बहुत अच्छी टीम मिली, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े वो अच्छे जुड़ते गए। तो जब मेरा ये हॉस्पिटल बना था तो मैं अमृतसर में चौथा न्यूरो सर्जन था, और Okay. यहाँ से लेके फिर जम्मू तक कोई न्यूरो सर्जन नहीं था। हम्म, तो सर्कमस्टांसेस आल्सो हेल्प्ड मी। उस समय इतना काम आया हमारे पास, आई वॉज ट्रेन फ्रॉम न्यूरो एम्स न्यू दिल्ली, काम करना आता था। टीम बहुत अच्छी जुड़ती गई, जो हम मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के 24-24 घंटे, 48-48 घंटे तक काम करने में पीछे नहीं हटी। तो कोई भी हॉस्पिटल बनता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन बनता है तो उसमें पूरा टीम वर्क होता है। एंड सेकेंडली, आपको जब भी काम करना है, कोई भी चीज़ आपने ऊंचाई पे ले जानी है, तो आपको ऑनेस्टी बड़ी रखनी है। पैसे सबने कमाने हैं, लेकिन आपको ऑनेस्ट तरीके से कमाने हैं, रिजल्ट दे के कमाने, जी। क्योंकि ये हॉस्पिटल का काम हॉस्पिटैलिटी वर्क है, माउथ टू माउथ स्प्रेड होता है। एक मरीज ठीक होके जाएगा, सेटिस्फाई होके जाएगा, तो आपके पास 4 लाएगा, और एक नहीं खुश होके गया तो वो 10 को रोकेगा। जी। तो आई एम लकी दैट वे, आज हम लोग इस मुकाम पे हैं कि आप मेरे साथ बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और हमें इतना प्रेज मिल रहा है कि भी आपका टॉप पे हॉस्पिटल है। सर, ये आपके वर्क एथिक्स हैं, आपका हार्ड वर्क है। ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से नए हॉस्पिटल्स आ गए हैं सर, मतलब लग्जरीज 5 स्टार की तरह, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ, मतलब आपका कंपैरिजन उनके साथ आपका कैसे करते हैं? हाँ मैडम, अब जो हॉस्पिटल्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं। एक तो है गवर्नमेंट, वो सबको पता है, जो भी उनकी फंक्शनलिटी है, गवर्नमेंट से एडिड होते हैं, गवर्नमेंट का स्टाफ होता है। दूसरे होते हैं कॉरपोरेट, जो आपने बताया 5 स्टार होटल, फर्स्ट क्लास, अंदर गए फुल एयर कंडीशनड, आपको सब कुछ बहुत बढ़िया मिल रहा है। थर्ड हो गए इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स, जिसमें आप आए, आप इंडिविजुअली तुरंत डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट कराया, टेस्ट कराया, ये किया, जिसमें आपको किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं मिलना, किसी बिचौलिए से नहीं मिलना, आपको सीधे डॉक्टर से अप्रोच है। तो इसमें पर्सन टू पर्सन कनेक्शन बड़ी तेजी से बनता है हमारे हॉस्पिटल्स में, हम लोग के या मेरे जैसे जो हॉस्पिटल्स है, जिसमें कि डॉक्टर अवेलेबल होता है, डॉक्टर ओनर होता है, डॉक्टर ही ट्रीट करता है उसमें। तो एक बार मेरे साथ पहले भी ये सवाल हुआ था कि डॉक्टर साहब आपके ही हॉस्पिटल में हम क्यों आए, हम क्यों नहीं बड़े हॉस्पिटल में, नाम नहीं लूंगा, उन हॉस्पिटल्स में क्यों ना चले जाएं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा जी, आप मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हो, वहाँ किससे बात करोगे? पहले तो आप किसी ब्यूरोक्रेट से बात करोगे, फिर किसी एडमिनिस्ट्रेशन वाले से बात करोगे, फिर आप अंदर घुसने के लिए वहाँ पे किसी चौकीदार से बात करोगे। यहाँ पे आप आओगे, डायरेक्ट मेरे पास मिल सकते हो, आपको जो भी कष्ट है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो 1-to-1 अटेंशन चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, और मुझे जो भी है, मेरा काम है मरीज को ठीक करना। ठीक करना पहले है, मॉनेटरी गेन बाद में है। वहाँ पे सिस्टम पलट जाता है, पहले मॉनेटरी गेन है, फिर ठीक करना है। ओके। तो इसलिए ये हॉस्पिटल्स जो हमारे लेवल के हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, और आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो आप अपने स्टाफ को कैसे देखते हैं? आपकी टीम वर्क जो आपने मेंशन भी किया, तो उसमें आप कैसे कहते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन का तो ये है कि एवरीबडी हैज़ इक्वल कंट्रीब्यूशन। इसमें हॉस्पिटल चलाने में जितना काम डॉक्टर का है, उतना ही काम हाउसकीपिंग स्टाफ का है, जिनको लोग स्वीपर या हेल्पर कहते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ। उतना ही काम नर्सिस का है, उतना ही ओटी असिस्टेंट का है, उतना ही लैब टेक्नीशियन का है। तो ये बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई मरीज खुश होकर नहीं जाता तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, केवल डॉक्टर या नर्स का नहीं है। और कोई खुश होकर जाता है तो सब लोग बराबर जिम्मेदार हैं। इसका मतलब एक से लेके जेड तक सबने बराबर उसको हेल्प की है। जहाँ तक मेरा देखने का नज़रिया है, मैं ये देखता हूँ कि मेरा स्टाफ खुश है। अगर वो खुश है तो वो अच्छी सर्विस देगा, मरीजों को भी खुश रखेगा। अगर उसके घर में भी कोई प्रॉब्लम है, उसके अपने घर में
सास से भी प्रॉब्लम है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो भी मुझे लगता है कि नहीं, उसको कुछ ना कुछ करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। मॉनेटरी प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई बीमार है, तो किसी भी तरह उसके घर की प्रॉब्लम को सॉर्ट करेंगे तो वो खुश रहेगा, तो हॉस्पिटल का आउटपुट डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये अप्रोच मुझे लगता है मेरे हिसाब से ठीक है। तो सर आप ये इतना सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? आपने ब्रेन, आपको क्या कहा जाए, कितने नाम दे सकती हूँ मैं, ब्रेन साइंटिस्ट, मतलब बहुत मुश्किल जॉब है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब यू हैव चोजन। ओके, तो आप ये बताइए कि कैसे मैनेज करते हैं आप इतना बड़ा हॉस्पिटल, स्टाफ, फैमिली, कोई टिप्स कुछ? बाय द वे आपने साइंटिस्ट की बात की, तो अभी हमने लास्ट ईयर WFNS, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेडरेशन है न्यूरो साइंसेस की, उसमें मैंने पेपर प्रेजेंट किया है अपना, एक बड़ी रेयर डिजीज के बारे में जिसके हम काफ़ी केसेस यहाँ इलाज कर चुके हैं। तो ये आपको बैलेंस करना पड़ता है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय वाइफ अर्पिता, जो मैनेजमेंट का 80-90% पार्ट वो मैनेज कर लेती हैं। क्योंकि मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, और बहुत टाइम और बहुत एनर्जी उसमें आपकी लगती है। वो जो मेरा टाइम बचता है वो फिर मैं अपने काम में डिवोट करता हूँ, अपने प्रोग्रेस के लिए हॉस्पिटल के डिवोट करता हूँ, क्या सोचना है, या कोई नई रिसर्च करने में डिवोट करता हूँ। तो ये एक बैलेंस, वही बैलेंस इज द की वर्ड। बैलेंस इज द की वर्ड। सर बच्चों की बात हो गई, तो अब मोबाइल से उनको दूर कैसे रखा जाए? प्रिया जी, ये बहुत डिफिकल्ट है कि बच्चों को 100% मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए, पर बच्चों के को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना जिसमें कि उनका ब्रेन का फंक्शनिंग बढ़े, फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, जैसे कि आपने बताया बैडमिंटन खेलना, कैरम खेलना, इन चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है। तो ये इंटरेस्ट केवल माँ बाप ने नहीं करना, माँ बाप का रोल है इसमें 50%, ये स्कूल के टीचर्स को आप तो लेकिन आज तो स्कूल में ही सर मोबाइल, जब से कोरोना आया इंट्रोड्यूस हो गया है सर, मोबाइल इंट्रोड्यूस हो गया स्कूल में। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी हुई है सर। अगर ये मैं आपको कहूँ कि मैं इस चीज पे काफी काम कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ इस चीज पे, कुछ हो भी नहीं रहा है सर। ये इस लेवल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। जब आप और हम स्कूलिंग में थे तो क्या फोन्स थे? बिल्कुल नहीं थे सर फोन्स, और हम कितने खुश थे। क्या स्कूल होमवर्क, everything, the activities, everything is coming on the phone. Yes. So the kids, they have a like excuse, mama give me the phone, timetable is coming on the phone. So sir, इस चीज के बारे में किस तरह से पेरेंट्स को अवेयर किया जाए या क्या किया जाए? मैडम, इसमें स्कूल को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और टाइम बांधना पड़ेगा कि आपने जब स्कूल से आपको होमवर्क मान लीजिए फोन पे मिलता है, तो आपने 4 बजे से मिलता है, डायरीज है, तो डायरीज में होना चाहिए, डायरीज में होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। पर अगर किसी वजह से है तो एक टाइम बाउंड करना पड़ेगा, आपको बताना है बच्चे को कि 2 घंटे तुमने फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है। ये जो खेलते टाइम इंटरेक्शन होता है ना बच्चों का, वो लाइफ लॉन्ग बनता है। मोबाइल में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं है, फीलिंग्स खत्म हो रही हैं, बिल्कुल मशीन्स हो रहे हैं बच्चे। लाइक दे आर, उनको खाना भी ऐसे खा रहे हैं, छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे, आई हैव सीन देम रेगुलरली, ये चीजें आ रही हैं। चलिए सर, मतलब कुछ आप ब्रेन का कोई फंक्शन एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ब्रेन की फंक्शनिंग या ब्रेन के पार्ट्स लाइक? हाँ बिल्कुल, ब्रेन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। असिस्टेंट सर जरा ब्रेन दीजिएगा। ये मेरे पास एक मॉडल है, डमी है, जिसमें कि पूरे ब्रेन का और फेस का नक्शा बना हुआ है। और मैं आपको इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये जो ब्रेन है हमारा ना, इसमें अलग अलग जगह है, इसके अलग अलग फंक्शंस डिवाइडेड हैं। अगर हम सबसे ऊपर का ये बोन का पार्ट हटाएंगे तो ये सबसे ऊपर का पार्ट आएगा। इसके अंदर ब्रेन बॉडी का कंट्रोल एक एल शेप में होता है। एल शेप का मतलब है कि ये जो सेंटर का पार्ट जाएगा, इससे नीचे लटकता हुआ पैर है घुटने से, और ये इस तरफ जाके ब्रेन के ऊपर की तरफ पूरी बॉडी का कंट्रोल है। अगर हम इस तरह बीच में से डिवाइड कर दें तो उसके आगे का हिस्सा पावर कंट्रोल करेगा उसी बॉडी को, और इसके पीछे का हिस्सा सेंसेशन कंट्रोल करेगा। अगर हम यहाँ टच करते हैं तो इस तरीके से धागे आकर, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमें टच किया गया है। ब्रेन पूरी बॉडी का टच कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन खुद इनसेंसिटिव होता है। ब्रेन को अगर आप ऊपर से टच करें जिंदा आदमी के, तो उसे पता नहीं चलेगा कहाँ टच हो रहा है। सेकेंडली, हर चीज यहाँ पे डिवाइडेड है। जैसे जैसे हम ब्रेन के अंदर गहराई में जाते हैं तो आप ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से होते हुए धीरे धीरे आप ब्रेन में आगे की तरफ आई के हिस्से में आ जाते हैं। तो दोनों तरफ के जो ब्रेन है वो आपस में कनेक्टेड है। इट्स ए वेरी टेक्निकली मेड थिंग।
ये जो बीच के फाइबर दिखाई दे रहे हैं, जब हम इधर टच करते हैं तो हम ये बता सकते हैं दूसरा हाथ कि यहाँ पे टच हुआ है, क्योंकि यहाँ से सिग्नल्स दूसरी तरफ चले गए। तो इसको कनेक्टिंग फाइबर्स कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। जब हम और गहराई में जाते हैं तो ब्रेन के अंदर पानी भरा होता है। ब्रेन के अंदर एक पानी जिसको CSF कहते हैं, 150 टू 200 ml के करीब पानी होता है, और हर घंटे 20 ml पर आवर के हिसाब से पानी बनता है, और पुराना पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्रेन का वेट कम रखने के लिए, यस, वेरी इंटरेस्टिंग रियली। पानी के अंदर ब्रेन को तैरा दिया कुदरत ने, जिससे कि ब्रेन के अंदर ब्रेन का वेट कम हो जाए। ब्रेन का नॉर्मल वेट 3 किलो 3.5 किलो होता है। अब हम जब नीचे गए तो ये जो हिस्सा आता है सेंटर का, ये ब्रेन का तना कहलाता है, ब्रेन स्टेम। ये पूरा सेंटर में, जैसे पेड़ का तना होता है और उसके ऊपर पूरा पेड़ लगा होता है, उसी तरीके से इस तने के ऊपर सारा ब्रेन कनेक्टेड होता है। जितना बड़ा ये हिस्सा होगा ब्रेन का, ये ग्रूव बने हुए हैं ब्रेन के अंदर, ये सल्काए कहलाते हैं, ग्रूव। जितना डीप ग्रूव होगा, जितना ज्यादा ग्रूव होंगे, ब्रेन उतना ज्यादा फंक्शनल होगा, उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। कहते हैं कि आइंस्टाइन का ब्रेन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसके अंदर पूछने ही वाली थी। आज तक वो ब्रेन रखा हुआ है रिसर्च पर्पस से कि आइंस्टाइन इतना इंटेलिजेंट कैसे था। सारे ब्रेन के जितने ग्रूव हैं, वहां से ब्रेन की इंटेलिजेंस और पावर कंट्रोल होती है। ब्रेन का स्टेम जो है वो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर का ब्रेन में चोट लग जाती है, ये ठीक है, तो हमारी लाइफ बची रहती है। जितने छोटे एनिमल्स हैं उनके अंदर ये ब्रेन स्टेम का साइज तो काफी बड़ा होता है, पर ऊपर का साइज छोटा हो जाता है। अब ये जैसे हमारी आई है, ये आप देख सकते हैं, इधर आई बनाया है। यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो वो हम यहाँ से नहीं देखते, यहाँ से एक इमेज जनरेट होती है, और वो इमेज यहाँ से होते हुए पीछे होते हुए इस हिस्से में आती है, ब्रेन के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में। अगर यहाँ से लाइट आती है तो यहाँ जाके फिर हमें दिखाई देता है। अगर इस हिस्से में डैमेज हो जाए तो लाइट तो अंदर आएगी, मरीज कहेगा कि मेरी रोशनी तो मैं देख सकता हूँ, पर क्या देख रहा हूँ मैं नहीं बता सकता। वेरी इंटरेस्टिंग। उसको दिख रहा है पर क्या दिख रहा है वो नहीं बता पाता। इसी तरीके से ब्रेन का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है नीचे का, जो ये हिस्सा, इसको टेम्पोरल लोब कहते हैं। जब हम सुनते हैं, चाहे इस कान से सुने चाहे इस कान से सुने, तो वो सारा जाके इस जगह पे प्रोसेस होता है। और जब यहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है तो मरीज कहता है मुझे आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन क्या सुनाई दे रहा है मैं नहीं बता सकता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रेन इज वेरी इंटरेस्टिंग, और इसको जितना समझो उतना और इंटरेस्ट डेवलप होता है। चलिए ठीक है सर, तो लास्ट में हम चाहेंगे कि अब आप हमारे व्यूवर्स को कोई एक मैसेज दें। मेरा सभी के लिए मैसेज ये है कि एक हेल्दी लाइफ जीनी है, केवल बॉडी का नहीं, ब्रेन की हेल्थ, अपने सारे शरीर की, अपनी सोसाइटी की, अपनी नेचर की, रहने वाले कुदरत सराउंडिंग्स की, आपने उसकी हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान देना है। इंडिविजुअल अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके साथ एक टीम मिल जाए, वो टीम मिलके अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, बच्चों को खुद भी फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करें, अपना डाइट न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखें, अपने सोच को, अपने विचारों को बहुत अच्छा रखें। इसी से हमारा सबका ग्रोथ होनी है, प्रोग्रेस होनी है, और किसी भी तरह के एंटी सोशल एक्टिविटी लाइक ड्रग्स, लाइक क्राइम्स, इनमें नहीं पड़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अपने व्यूवर्स को भी थैंक यू कहना चाहूंगी, एंड स्टे ट्यून टू सच मोर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।